नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। हमने जो पहला पार्ट किया था डिफेंस डिटेक्टिव का, उसमें आलोक भाई ने फारिस साहब को कुछ जवाब दिए थे। तो एक्चुअली मैंने ना थोड़ी सी चीटिंग कर ली, मुझसे यार कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं जानना चाहता था कि फारिस साहब ने जो है डिफेंस डिटेक्टिव के इस वीडियो का रिप्लाई दिया है कि नहीं, इसको रिव्यू किया है कि नहीं, इस पर रिएक्शन दिया है कि नहीं। तो मैं गया तो उन्होंने दिया था, मैंने वो रिएक्शंस देखे। और तो वो रिएक्शंस देखते हुए क्या है कि उसमें सेकंड पार्ट का भी रिएक्शन था, तो मैंने सेकंड पार्ट भी देख लिया। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैं सेकंड पार्ट देख चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी दिली इच्छा है कि हम इसको एक बार दोबारा देखें, क्योंकि आलोक रंजन भाई ने बहुत मेहनत की है डिफेंस डिटेक्टिव में इन दो वीडियोस को बनाने के लिए। आई एम श्योर बाकी वीडियोस को बनाने में भी मेहनत की होगी, पर स्पेशली इन दो वीडियो में जितने सबूत इन्होंने इकट्ठा किया है, जितना उनका रिसर्च वर्क है, उसके लिए हम बहुत तारीफ़ करते हैं उनकी। और क्या बोलें, मतलब ये तो मैंने अपने फेवरेट वीडियोस की लिस्ट एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, मैंने उसमें डाल दिया है। और मेरा मानना है कि आप भी करिए, ये दोनों सचमुच बहुत ही प्रीशियस वीडियोस हैं। आप भी एक इस किस्म के वीडियोस का एक फ़ोल्डर बनाइए, ताकि जब कभी भी कोई इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे आपसे, तो आपके पास रेडीमेड आंसर्स हैं, उसको समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो शुरू करें आज का ये वीडियो। ट्रूथ ऑफ 93 के सोल्जर्स सरेंडर्ड, एक्सपोजिंग रिएक्शन टाइम इन PNMM, सेकेंड पार्ट। है वी गो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। 71 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय फौज के आगे सरेंडर किया था या नहीं, इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। पार्ट 1 वीडियो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो चलिए PNMM रिएक्शन वाले फारिस भाई के बाकी बचे हुए दावों की हकीकत देख लेते हैं। तो फारिस भाई के दावों और उनके काउंटर में अपने सबूत पेश करने से पहले मैं दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि मेरे पास हुमदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट की अंग्रेजी कॉपी आ गई है। डिफेंस डिटेक्टिव के अच्छा, मैं ये भी बताऊँ आपको, आप लोग तो जानते ही, आपने सारे इनके जितने भी लिंक्स इन्होंने दिए हैं वो देखे ही होंगे, मैंने भी देखे हैं, और सारे के सारे ऑथेंटिक हैं। बहुत मज़ा आया मुझको पहला वीडियो जो है रिएक्शन देने में, क्योंकि वो तो मैंने पहली बार ही देखा था आपके साथ। और दूसरा वीडियो जो है मैं दोबारा देखने जा रहा हूँ आपके साथ, लेकिन हाँ, मैंने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा था। जो फारिस साहब ने जो रिएक्शन दिया था, मैंने वो रिएक्शन देखा है। तो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे वीडियो का ही रिएक्शन दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक ने हमें वो कॉपी भेजी है और उस रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि पूछिए मत। कई सारे वीडियो को बनाने का मसाला इस रिपोर्ट में मौजूद है, लेकिन आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की, और ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। तो हुमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई जगहों पर यह बताया गया है, इस बात के सबूत दिए गए हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में 71 की जंग के वक्त कितने पाकिस्तानी सैनिक थे। तो आपको मेरे इस वीडियो में पूरा तसल्ली बख्श काम मिलने वाला है। तो चलिए, फारिस भाई का जो 5वां दावा था 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर को झूठा साबित करने के लिए, वो क्या था, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये स्टेटमेंट है उनकी केसी पेंडेंटियन फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर इन सितंबर 1994 ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन इंडो पाक रिलेशंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली जो हुई। उन्होंने उसमें कहा, पीस इज इम्पोर्टेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। वी रिस्पेक्ट the professional competence of the Pakistani soldier. Had democracy continued in Pakistan, Islamabad would not have suffered the debacle resulting in the surrender of its 40,000 military personnel to India in East Pakistan. फारिस भाई, आपने ये लाइनें पढ़ तो दी, लेकिन क्या आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आप जहां पर ये सब पढ़ रहे थे उसका सोर्स क्या है, उसने कहां से ये लाइनें लिखी?
मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी वेबसाइट पर ये लाइनें लिख दूं और कह दूं कि फारिस भाई ने ऐसा ऐसा कहा है और कोई उसे ही बिना जांचे परखे सबूत बनाकर पेश कर दे कि देखो फारिस भाई ने कहा था और यही सच है। तो ऐसा नहीं होता फारिस भाई। जब बात इतिहास की जाती है, जब बात आंकड़ों की जाती है, तो आपने जो सबूत पेश किए हैं उसका रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी भरोसा होता है कि आप जो बात कह रहे हो वो सही बात है, क्योंकि हिस्ट्री में इसका रेफरेंस मौजूद है। लेकिन आपने ऐसा कोई रेफरेंस दिया नहीं, ये वाली जो बातें आप कह रहे हो। तो चलिए दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि फारिस भाई को ये सारी बातें कहां से मिली। ये जो बातें इन्होंने जो सबूत पेश किए, इसका सोर्स क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। केसी पंत के नाम से ये जो लाइनें लिखी थी वो पूरी की पूरी कॉपी करके मैंने गूगल सर्च पर डाला। अगर कहीं भी इन लाइनों का इस्तेमाल हुआ होगा तो गूगल पर उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहला सर्च रिजल्ट आया, वो एक वेबसाइट का लिंक था, globalvillagespace.com का। 1 अप्रैल 2017 को ये आर्टिकल इस पर पब्लिश किया गया था। इसमें जो मैंने सर्च के लिए डाला था उससे मैच कर रहा था। इस लिंक पर क्लिक करते ही मैं उस वेबसाइट पर चला गया। देखिए, ग्लोबल विलेज स्पेस की वेबसाइट पर यह है वो आर्टिकल। इसकी हेडिंग है 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 में सरेंडर नहीं किया था। क्योंकि इस आर्टिकल को पढ़ने लगा तो वो सारे रेफरेंस मुझे यहां मिल गए जिनका जिक्र फारिस भाई ने अपनी वीडियो में किया था, उन्हें पढ़कर सुनाया था। केसी पंत वाला भी कोट यहां पर था। तो फारिस भाई, जो बातें आपने अपने वीडियो में केसी पंत के लिए कही, जो कोट आपने केसी पंत का दिखाया, उसका सबूत इस वेबसाइट को छोड़कर और कहीं भी नहीं है। इस वेबसाइट के अलावा मुझे इसका रेफरेंस और कहीं नहीं मिला जिससे मैं ये जान सकूं कि हाँ वाकई केसी पंत ने ये बात कही है। तो अब आप ही बताइए फारिस भाई कि आपकी इन बातों पर या जो आपने सबूत पेश किया उस पर हम कैसे यकीन कर लें कि क्या वाकई केसी पंत ने ये बात कही थी। इसका कोई सबूत नहीं है कि ये बातें केसी पंत ने ही कही थी। तो चलिए अब फारिस भाई बढ़ते हैं आपके आगे के सबूतों पर, जिसमें आपने 2 अंग्रेजी नेताओं, मतलब 2 अंग्रेज नेताओं की बात की है और उनको कोट किया है। कुछ अंग्रेज भी हैं, जैसे ये यूएस कांग्रेस चार्ल्स विल्सन, और इन 1971 it was certainly not possible for 35,000 Pakistani troops in Dhaka to fight against combined strength of 200 Indian army and more than 100,000 Indian trained Bengali guerrillas. ठीक है, another US Congress, Stephen Soros. Pakistanis are energetic, vibrant and resilient. We must not be misread by 97. It was certainly not possible for the 40,000 odd Pakistani army in Dhaka to fight against much larger Indian army and Indian trained Bengali banners in a hostile territory. ये इनका आगे स्टेटमेंट। सो ये ब्रदर थे इंडिया के रिसर्चर्स। मैंने बाहर के ज़्यादा इसलिए नहीं रखे पाकिस्तानी बुक्स में, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ना। फारिस भाई के इस दावे की जांच के लिए मैंने सबसे पहले चार्ली विल्सन का कोट गूगल पर सर्च किया, तो यहां भी मुझे वही globalvillagespace.com का ही लिंक मिला। लिंक को खोला तो फिर से वही आर्टिकल आ गया। इसी में ये चार्ली विल्सन का पूरा कोट है, लेकिन मुझे इसका कहीं और कोई रेफरेंस नहीं मिला। ठीक इसी तरह स्टीफन सोलारस का कोट भी मैंने गूगल पर सर्च मारा, लेकिन यहां भी मुझे इसका मैच सिर्फ globalvillagespace.com पर ही मिला। वहां उसी आर्टिकल में ये मौजूद है। यानी एक बात तो एक्चुअली थोड़ा सा स्पॉइलर मैं दे देता हूँ आपको कि ये जो ग्लोबल विलेज स्पेस है ना, ये 2017 में शुरू हुआ था, पाकिस्तान में शुरू हुआ था, और इन्होंने शायद शुरुआत ही इसी आर्टिकल से किया था। सब कुछ जो है ये क्राफ्टेड है इनका, और इसके बाद इसी के बेसिस पे जो है ये पाकिस्तानी ये मान बैठे हैं सारे कि ऐसा नहीं हुआ था, जबकि जो प्रूफ यहाँ पे आलोक भाई ने दिए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है। और मतलब आप में से अगर, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो तो सब ने ही देखा होगा, लेकिन अगर किसी ने जहमत नहीं उठाई है उन लिंक्स को खोलकर देखने की और पढ़ने की, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप प्लीज़ उनको एक बार पढ़िए। वो सिर्फ प्रूफ ही नहीं बल्कि आपके कई मामलों में दूसरी किस्म की नॉलेज का भी इजाफा करेंगे। आप लोगों को पता है कि ये 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद हिंदुस्तान ने उनको रिलीज़ भी कर दिया, तो उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ, तो आप उन लिंक्स को खोल के ज़रूर पढ़ना। बहुत बढ़िया काम किया है आलोक भाई ने, और जितने लिंक्स उन्होंने दिए हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा की है,
मतलब ट्रेजर है सर, वो देखना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। तय हो गई कि फारिस भाई ने जितने भी कोट पढ़कर सुनाए वो सब के सब इसी globalvillagespace.com के आर्टिकल से लिए गए थे। यानी उनका सोर्स यही आर्टिकल हो सकता है। इसी आर्टिकल के कई सारे फेसबुक पोस्ट भी मैंने देखे जिसमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल कॉपी किया गया है और दावा वही है कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया था। और इसमें भी सारी वही बातें लिखी हैं जो उस आर्टिकल में लिखी हैं। अब फारिस भाई ने सीधे सीधे globalvillagespace.com से ये बातें उठाई या सोशल मीडिया पर मौजूद किसी और पोस्ट से लिया या फिर व्हाट्सएप पर आया मैसेज ही पढ़कर सुना दिया, ये मुझे नहीं पता। इसका जवाब तो फारिस भाई ही बेहतर रूप से दे सकते हैं क्योंकि सोर्स तो वही जानते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि इस सब का सोर्स एक ही है। यार मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने उनके 2 ही वीडियोस देखे हैं और क्योंकि वो आलोक भाई के जो हैं वीडियो का आंसर दे रहे थे उसमें, हालांकि उनका आंसर कुछ भी नहीं था, वो सब एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ मैंने इसी से किया है, हाँ मैंने इसी से किया है, हाँ मुझसे ये गलती हो गई, मुझे इस पे काम करना चाहिए था। तो ओवरऑल उनकी एग्रीमेंट्स हैं सिर्फ, जो कि मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ यार। एक बंदा जो जिसके लिए, क्योंकि जिस किस्म से वीडियो बना के भेजा है, एक तो आलोक भाई ऐसे पुचकार के उसको समझा रहे हैं जैसे कि कोई बच्चे को समझाता है, अरे फारिस भाई, वो वाले स्टाइल में तो इतनी ह्यूमिलिएशन को भी इतनी पॉजिटिवली लिया है फारिस साहब ने, तो चलो उसके लिए तारीफ़ कर देते हैं उनकी, बढ़िया है। लेकिन उनके वीडियो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं इसको छोड़ के ओरिजिनल जाके देखता हूँ सीधा बीच में, पर मैंने फिर सोचा कि चलो एक बार शुरू किया है तो उसको पूरा कर लेते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके लिए भी कुछ ना कुछ टेक अवे है उसमें, है ना, तभी मज़ा है। मतलब आप लोगों को तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? थोड़ी सी ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टी थी उनके वीडियो में, पर ट्रुथफुल नहीं था, है ना। वो एक्सेप्ट तो कर रहे थे, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस में मुझे सच्चाई नहीं दिखी। आगे बढ़ते हैं। globalvillagespace.com का ये आर्टिकल। वैसे फारिस भाई, आपको ये बताना चाहिए था कि आपने अपने वीडियो में जो सबूत पेश किया है, जो बातें आप पढ़कर कोट करके सुना रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, आपने वो बातें कहां से उठाई हैं, किस सोर्स से उठाई हैं, ये आपको क्लियर करना चाहिए था। अब आपने क्यों नहीं बताया ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसकी एक वजह जो मुझे लग रही है, ये मैं कह नहीं रहा कि ऐसा हो सकता है, ये वजह मुझे लग रही है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। globalvillagespace.com के इस आर्टिकल की सच्चाई पर मुझे शक हुआ क्योंकि यहां भी सिर्फ ये लिख दिया गया था कि किसने क्या कहा, लेकिन किसी का भी सोर्स नहीं क्या है? था। हाँ, source फारिस क्या है? भाई, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर हम इतिहास के किसी विवाद के सबूत पेश कर रहे हैं तो उसे साबित करने के लिए रेफरेंस जरूर होने चाहिए, वरना बात झूठी साबित हो जाती है और उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाती। तो मैंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि ग्लोबल विलेज स्पेस की जो ये वेबसाइट है वो है किसकी। बड़ा आसान था पता करना। सीधे इसके अबाउट सेक्शन में चला गया तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि ये एलुमनी क्लब ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। इसे 3 ड्रीमर्स ने साल 2017 में इस्लामाबाद के एक स्टोर हाउस में शुरू किया था और अब ये ग्रुप बहुत बड़ा हो चुका है। साल 2017 से कुछ याद आया? 93,000 के आंकड़े को झूठा साबित करने वाला आर्टिकल 1 अप्रैल 2017 का था। यानी साफ था कि इस पूरे मीडिया हाउस की शुरुआत भारत विरोधी काम करने की सोच के साथ हुई थी। इस बात पे मैं थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट से हटके कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। भारत विरोधी से मुझको याद आया कि अगर आप लोग न्यूज़ सुनते हैं तो रात की डिबेट अगर आप सुनते हैं 8-9 बजे 10 बजे वाली, तो अब ऐसा हो रहा है ना कि कुछ लोग जो हैं एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बीच में, और वो है कि वो इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सब का ध्यान जो है, देशवासियों का और पूरी दुनिया का ध्यान जो है, वो तालिबान से हटाकर दूसरी चीज़ों पर लगाया जाए, है ना। और ये वो लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, खजूर इन्वॉल्व है। और मसला ये है कि अब जो है ये जो हिंदुत्व टेररिज्म की जो बात फैलाई गई है वो एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है और वो एक्सपोज भी हो गया है। इनफैक्ट कुछ फॉरेन नेशनल्स ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इसमें इवन जहाँ तक शक है अमेरिका भी इसमें फ़ंड कर रहा है और जर्मनी का तो कंफर्म ही है कि वो कर रहा है।
उनके इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं ये तो हमारे इंटेलिजेंस जाने या फिर वो लोग जाने जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं, और ये हमें भी कहीं ना कहीं मालूम ही है। लेकिन मेरी सबसे बस ये गुजारिश है कि इस वक्त है ना, हिंदू फोबिया और मुस्लिम फोबिया के बीच में हम ना पड़ें और एकजुट रहने का ये समय है, ताकि ये जो लोग मंसूबा पाल के बैठे हैं हम सबको आपस में लड़ाने के लिए, वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। बस इतना कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। भारत के दावों को झूठा साबित करने का काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए काम होना था, और कम से कम पाकिस्तानियों के मन में 93,000 के आंकड़ों को तो इन्होंने झूठा साबित कर ही दिया है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी ने इन दावों की हकीकत जानने की जहमत तो उठाई नहीं होगी, फैक्ट चेक किया ही नहीं होगा कि वाकई ऐसा ही है क्या, कि वेबसाइट पर जो कुछ भी लिखा है क्या ये सच है। सब भेड़ चाल में चल दिए। फारिस भाई से भी मुझे लगता है कि यही गलती हो गई। तो अब मुझे लग रहा है कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि फारिस भाई की बातों का सोर्स क्या हो सकता है, उन्होंने कहां से ये सारी चीजें उठाई। तो फारिस भाई, आपने एक और सबूत पेश किया, वो भारतीय अमेरिकी लेखक हैं शर्मिला बोस। तो उनका काउंटर मेरा क्या होगा वो मैं आपको आखिर में दूंगा, क्योंकि आखिर में जो सबूत दिया ना उससे उसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में, जो पाकिस्तानी कमीशन था, उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है कि पूर्वी पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानी सैनिक थे। तो सबसे पहला जो जिक्र आया है वो इस रिपोर्ट के 16वें पन्ने पर है। कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस दिन जनरल नियाजी ने यह बयान दिया था कि ढाका में मेरे दुश्मन मेरी डेड बॉडी पर से ही घुस पाएगा, उसके अगले ही दिन 16 दिसंबर 1971 को विदेशी मीडिया ने खबर दी कि जनरल नियाजी ने सरेंडर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सरेंडर सेरेमनी ढाका रेसकोर्स मैदान में हुई। उनके कमांड में मौजूद सैनिकों ने, जिनकी संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिनकी संख्या 73,000 से लेकर 93,000 के बीच थी, उन सब ने अपने हथियार डाल दिए हैं। फारिस भाई, हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में 93,000 के नंबर्स का जिक्र है, और इसका आधार विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स बताई गई हैं। फारिस भाई, अब आप शायद ये कह सकते हैं कि ये भी भला कोई सबूत हुआ, ये तो हमदुर रहमान कमीशन ने जिक्र किया है कि विदेशी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो चलिए, अगर आप नहीं मैं सच बता रहा हूँ आपको, मतलब फारिस भाई की वीडियो रिएक्शंस देखने से ज़्यादा ना मुझे ओरिजिनल वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी मेहनत, इनकी ऑनेस्टी झलक रही है ना। और दूसरी चीज़, जहाँ से एक आशा की किरण दिखाई दी उनके ही न्यूज़पेपर से, उन्होंने उसको सच मान लिया, उसी को उन्होंने उसकी भी तफ्तीश नहीं की कि अगर जो ये लिखा गया है तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, कैसे, कहाँ से, क्यों। उन्होंने उठाई, एक्साइटेड हो गए और एक वीडियो बना के, 2 वीडियो बना के इनफैक्ट रिलीज़ कर दिया। और उनकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती कि आलोक भाई की नज़र में वो दोनों वीडियो आ गई और फिर ये कमाल हो गया। आगे चलते हैं के सबूत को। तो मैं आपको हमदुर रहमान कमीशन के कुछ और पन्नों पर जो कुछ भी छपा है ना, वो आपको दिखाता हूं। जो कुछ भी बातें उन्होंने बताई हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में उस समय पाकिस्तानी फौज की तैनाती क्या थी, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी थी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि उस वक्त पाकिस्तान की कितनी फौज पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थी। हमदुर रहमान की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी सेना की कितनी डिवीजन जंग में शामिल थी और वो किन किन मोर्चों पर लड़ रही थी। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सेना की भाषा में एक डिवीजन का मतलब क्या हुआ, यानी कितने सैनिक हुए। पाकिस्तानी सेना का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कम से कम 3 ब्रिगेड को मिलाकर एक डिवीजन होती है, और एक ब्रिगेड का मतलब हुआ 3200 से 5,500 सैनिक। ये नाटो के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं, इसमें फेरबदल भी होते रहते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि कम से कम 5,000 सैनिक एक ब्रिगेड में तो थे ही, और कम से कम 3 ब्रिगेड मिलाकर एक डिवीजन हुई, तो इसका मतलब यह हुआ कि 15,000 कम से कम सैनिक एक डिवीजन में थे। वापस आते हैं हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर। इसका 20वां चैप्टर है नैरेटिव ऑफ इवेंट्स इन ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम 21 नवंबर टू 3 दिसंबर 1971। इसमें लिखा गया है कि जिसोरे सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी 9वीं डिवीजन की थी, जिसे मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन अंसारी कमांड कर रहे थे। अब देखिए डिवीजन में क्या क्या था। 57 नंबर की ब्रिगेड, 107 नंबर की ब्रिगेड, 314 नंबर की ब्रिगेड, यानी 3 ब्रिगेड हो गई, एक डिवीजन पूरा हुआ। इसके अलावा सीएएफ बारसील की इंटरनल सिक्योरिटी टीम, 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन, ईपीसीएएफ यानी ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स की 3 विंग्स भी थीं इस डिवीजन में।
बोगरा रंगपुर सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 16th डिवीजन पर, यानी ये दूसरी डिवीजन हो गई जिसे मेजर जनरल नजर हुसैन शाह कमांड कर रहे थे। इनके अंडर में क्या क्या था? 23वीं ब्रिगेड, 205वीं ब्रिगेड, 34वीं ब्रिगेड, 29th कैवलरी और सिविल आर्म फोर्सेस की 5 विंग्स। मोमिन शाही ढाका सेक्टर की जिम्मेदारी थी 36 एक एडहॉक डिवीजन की जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद। इनके अंडर में 36 ए एडहॉक डिवीजन, 53 ब्रिगेड, 93 ए ब्रिगेड और सिविल आर्म फोर्सेस की 6 विंग्स थी, यानी अब तक 3 डिवीजन हो गई हैं। सिलहट कोमिल्ला सेक्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 14th डिवीजन की जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल काजी अब्दुल माजिद। इनके अंडर में 27th ब्रिगेड, 117 ब्रिगेड, 313 ब्रिगेड और 202 एक ब्रिगेड। इसके अलावा सिविल आर्म फोर्सेस की 7 विंग्स थी, यानी अब तक हो गई 4 डिवीजन। फेनी चिटगोंग सेक्टर की जिम्मेदारी थी 2 ब्रिगेड्स पर, 53 ब्रिगेड और 91 ए ब्रिगेड पर, जिन्हें बाद में रीग्रुप कर दिया गया 39 ए डिवीजन के साथ जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल रहीम खान। इनके अंडर में 53 ब्रिगेड, 117 ब्रिगेड, 97 एडहॉक ब्रिगेड, 91 एडहॉक ब्रिगेड, साथ में 2 फील्ड बैटरीज भी थीं, यानी अब तक हो गई 5 डिवीजन और प्लस सब मिला दें तो सिविल आर्म्ड फोर्सेस की 21 विंग्स भी इन 5 डिवीजन के अलावा थी। तो फारिस भाई, हमदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट में कुल 5 डिवीजन का जिक्र किया गया है पाकिस्तानी फौज के। तो अगर हम पाकिस्तानी फौज के औसतन 15,000 प्रति डिवीजन सैनिकों की बात करें तो ये सैनिकों की संख्या हो जाती है करीब 75,000। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ना तो एयरफोर्स के सैनिक शामिल हैं, ना इसमें नेवी के सैनिक शामिल हैं, ना इसमें सिविल आर्म फोर्सेस के सैनिक शामिल हैं और ना ही इसमें रजाकर्स शामिल हैं। अब रजाकर्स क्या थे ये जानने के लिए हमें ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक की किताब विटनेस टू सरेंडर के 105वें पन्ने पर जाना होगा। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक का परिचय मैं आपको आगे दूंगा क्योंकि ये इस वीडियो के सबसे बड़े सबूत हैं। तो ब्रिगेडियर सलीक ने अपनी किताब में बताया है कि जनरल नियाजी ने जब देखा कि उनके पास जवानों की कमी है तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग यहां पर आकर रहते थे उनमें से 50,000 लोगों की एक और सेना बना ली थी जिन्हें रजाकर्स का नाम दिया गया था। जनरल नियाजी का टारगेट तो 1 लाख की फौज बनानी थी, लेकिन दिसंबर 1971 तक रजाकर्स की 50,000 की सेना ही बन पाई थी। फारिस भाई, यानी 75,000 पाकिस्तानी जवान और 50,000 रजाकर्स को मिला दें तो संख्या करीब 1.25 लाख की हो जाती है। 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी सैनिकों की सच्चाई तलाश करते करते मुझे एक और किताब मिली। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ यूएस फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क विद सोयाबीन्स 1862 टू 2017, एक्सटेंसिवली एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी एंड सोर्स बुक। इसे विलियम शुटलेफ और अकीको ओयागी ने लिखा था। यह 3,583 पन्नों की सोर्स बुक है। इसके 2,595 पन्ने पर जब आप जाएंगे तब आपको इसमें पाकिस्तानी युद्धबंदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए, यहां पर 16 दिसंबर 1971 की तारीख लिखी है और यहां पर लिखा गया है कि भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की अलाइड फोर्सेस ने। मेरा क्वेश्चन ये है कि 2,595 पेज तक क्या आलोक भाई ने पढ़ा है इसको? मतलब बहुत डिटेल में इन्होंने पूरी रिसर्च की है यार इस वीडियो के लिए। रिस्पेक्ट है भाई, एक लाइक तो बनता है। मैंने दे दिया है, आप भी दे देना। वेस्ट पाकिस्तान फोर्सेस को जो यहां तैनात थीं उन्हें हरा दिया। इसके बाद जो सरेंडर हुआ वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है 97,000 प्लस युद्धबंदी। फारिस भाई, इसके अलावा एक और सबूत मैं आपको देता हूं। बीबीसी की वेबसाइट पर भी इसका सबूत मौजूद है। इसमें भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक पूरा सेक्शन है, इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है। इसमें 1971 की जंग की बात की गई है। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिसंबर में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण किया, पाकिस्तानी सेना ने ढाका में सरेंडर कर दिया और उसकी आर्मी के 90,000 से ज्यादा जवान भारत के युद्धबंदी बन गए। फारिस भाई, अब एक और पाकिस्तानी सबूत पेश करता हूं। डॉन न्यूज ने अपनी वेबसाइट पर एक रिपोर्ट पब्लिश की, अ लीफ फ्रॉम हिस्ट्री, शिमला एग्रीमेंट। अब इसको तो पाकिस्तानी नहीं नकार सकते ना, ये तो पाकिस्तान का ही फेवरेट न्यूज़पेपर है। एट लास्ट, ये रिपोर्ट 23 सितंबर 2012 की है। इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यह लिखा हुआ मिलेगा
शिमला एग्रीमेंट की जो बात हो रही है, लिखा है एग्रीमेंट में युद्धबंदियों का जिक्र नहीं किया गया था। दिल्ली में दूसरा एग्रीमेंट साइन होने के 2 साल बाद भारत ने 93,000 से ज्यादा युद्धबंदियों, जिनमें 195 वॉर क्राइम्स के दोषी भी थे, उन सबको भी छोड़ दिया। फारिस भाई, 93,000 का आंकड़ा देख रहे हैं ना आप? ये आपका ही न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान का नहीं है। और तो और पाकिस्तान की सरकार ने तो बाकायदा इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसमें 90,000 का आंकड़ा लिखा गया था, जिसके जरिए दुनिया को बताने की कोशिश की गई थी कि भारत में युद्ध बंदियों के साथ जुल्म हो रहा है। फारिस भाई, अब आते हैं आपके शर्मिला बोस वाले सबूत पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि फारिस भाई ने शर्मिला बोस को लेकर और उनकी किताब को लेकर क्या जिक्र किया है, फिर उसका काउंटर सबूत मैं पेश करूंगा। शर्मिला बोस, द फेमस इंडियन बंगाली राइटर एंड एसोसिएट रिसर्चर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन हर बुक डेड रेकनिंग पब्लिश इन 2011 एसेट्स, उसमें ये लिख रही हैं, इट अपीयर्स दैट व्हाइल द टोटल फिगर इन इंडियन कस्टडी इज अबाउट राइट टू स्टेट द 93,000 soldiers were taken prisoner is wrong। ठीक है, क्लियरली उन्होंने रॉन्ग कह दिया। एंड क्रिएट्स कंफ्यूजन बाय ग्रेटली इन्फ्लेटिंग द पाकिस्तानी फाइटिंग फोर्स इन ईस्ट पाकिस्तान, कि वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट है उसका, जो एक्चुअल जो उस फोर्स थी ना, उस वो ये फिगर उससे बहुत ज़्यादा मतलब मैच ही नहीं कर रही जो कोर्ट की हुई है उन्होंने। तो फारिस, अब ये वीडियो देखते हुए याद आ रहा है कि पिछले वीडियो में ये नसीहत दे रहे थे सारे हिंदुस्तानियों को कि आप अपना रिसर्च करके आया करें, कोई भी आके ऐसे ही कमेंट दे देता है। अभी देखिए किसको रिसर्च करने की ज़रूरत है। भाई, अब मैं आपको शर्मिला बोस की ये जो 3 लाइनें हैं, इसका मैं सबूत पेश करता हूं कि ये 3 लाइनें ही उनकी किताब से क्यों उठाई गई। क्योंकि जब पूरा पन्ना पढ़ा जाता है ना, जहां पर इसका जिक्र है, इन 3 लाइनों का जिक्र है, वो पूरा पन्ना पढ़ा जाएगा, तभी समझ में आएगा कि शर्मिला बोस ने ऐसा क्यों लिखा। और इसमें लिखने में भी एक चालाकी की गई है कि जो 3 लाइनें आपसे ली गई हैं ना, वो आपने देखा होगा कि शुरू होंगी इट अपीयर्स, लेकिन बेसिकली ये शुरू होती हैं सो इट अपीयर्स से। और इसका कितना बड़ा असर पड़ा है प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के लिए, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको पूरे पन्ने की लिखी बात समझाऊंगा, तब आप ये बात समझ जाएंगे कि हाँ, ये वाकई। देख रहे हो लेवल ऑफ डॉक्ट्रेशन हियर। वो क्या हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी ना, खान सर वाले वीडियो में, कि कैसे लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लेते हैं और उसके आगे पीछे का हटा देते हैं। तो ये है वहाँ पे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें निकाल ली, सो सिर्फ एक वर्ड सो इट अपीयर्स में से सो हटा दिया इन लोगों ने और इनका एजेंडा बन गया। सिर्फ 3 लाइनें अपने मतलब के लिए जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं, उन्होंने निकाल ली, और उसे पढ़कर तो यही लगता है कि हाँ, वाकई शर्मिला बोस ने ये कहा था। फारिस भाई, शर्मिला बोस की जिन लाइनों की बात आप कर रहे हो ना, इसे चेक करने के लिए मैंने शर्मिला बोस की किताब डेड रेकनिंग मेमोरीज ऑफ द 1971 बांग्लादेश वॉर की किताब में ढूंढना शुरू किया। 174वें पन्ने पर ये लाइनें मुझे मिल गई। यानी आपने जो लाइनें पढ़कर बताई थी वो बिल्कुल सही है। लेकिन फारिस भाई, ऐसा लगता है कि आपने शर्मिला बोस की इन लाइनों को ध्यान से नहीं पढ़ा। इस लाइन की शुरुआत होती है सो इट अपीयर्स से, जिसका हिंदी में मतलब होता है यानी ऐसा लग रहा है। फारिस भाई, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है ऐसा लग रहा है कि भारतीय कस्टडी में जितने बंदे थे उनका आंकड़ा तो सही है, यानी यहां पर 90,000 के आंकड़े की बात हो रही है, वो भारतीय कैद में थे। लेकिन जहां तक 93,000 सैनिकों की बात है कि उन्हें युद्धबंदी बनाया गया, वो गलत है, और इसके जरिए भ्रम फैल गया कि पूर्वी पाकिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में सैनिक लड़ रहे थे। तो फारिस भाई, मैं इसको बहुत ज़रा साधारण शब्दों में आपको समझाता हूं। अब हाशिम आपके साथ रिएक्शन वीडियो करते हैं, तो इसके मुताबिक अगर मैं ये कहूं कि ऐसा लग रहा है कि ये हाशिम हैं और यही हाशिम हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, 2017 में ये आर्टिकल आया था, तो 2017 से लेके 2021 तक 17, 18, 19, 20, 21 5 साल से ये इस चीज़ को फैलाने की कोशिश कर रहे थे और इसके बिना पे सच को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा एक बंदा आया, उसने
इनकी पूरे के पूरे इस प्रोपेगेंडा पे पानी फेर दिया। ये है हिंदुस्तानी दिमाग, इंडियन ब्रेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन माय प्रीवियस वीडियो। इन दोनों बातों में फर्क है और यही फर्क यहां भी है। शर्मिला बोस ने जो बातें लिखी हैं ये फर्क है और ये फर्क तभी आपको समझ में आएगा जब आप पूरा पन्ना इसका पढ़ेंगे। इसमें प्रिजनर ऑफ वॉर में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के युद्धबंदी होने की बात कही गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इस बयान को किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि हर जगह जहां भी इसका पब्लिकेशन किया गया इतने ही नंबर बताए गए। आगे के पैराग्राफ में जो लिखा है उससे आप पढ़ेंगे तो बात और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि यह बात इस किताब में क्यों लिखी है। देखिए यहां पर शर्मिला ने बताया है कि मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या 12,000 थी। फिर जनरल नियाजी ने लिखा कि दिसंबर तक उनके पास 45,000 सैनिक मौजूद थे, जिसमें 34,000 आर्मी के थे, 11,000 सीएएफ के थे। वेस्ट पाकिस्तान की सिविलियन पुलिस थी, 34,000 में से 23,000 इन्फेंट्री के जवान थे, बाकी आर्मर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स और दूसरी यूनिट्स के थे। इसके बाद लिखा गया है कि 45,000 सैनिक 93,000 में कैसे बदल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जनरल नियाजी। यानी ये पूरा दावा जनरल नियाजी का था जो उन्होंने अपनी किताब द बिट्रेयल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में लिखी थी। उस किताब का वही हिस्सा यहां पर शर्मिला बोस ने भी बतौर रेफरेंस पेश किया है। इसमें नियाजी ने यह भी लिखा है कि अगर सारे स्टाफ को मिला लिया जाता तब भी नंबर 55,000 ही होता। तो शर्मिला बोस ने जनरल नियाजी की इसी बात को आधार बनाते हुए लिखा है कि सो इट अपीयर्स, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 93,000 वाला आंकड़ा सही नहीं है। अब भारत के इस दावे को झूठा साबित करने वालों ने यही आखिर की 3 लाइनें उठा ली। तो फारिस भाई अब तो साफ हो गया ना कि ये बातें जनरल नियाजी ने कही थीं, शर्मिला बोस की लाइनें नहीं है ये। और वो एक हारे हुए जनरल थे जिनकी इज्जत तार तार हो गई थी। वो भला सच क्यों लिखेंगे? वो तो जहां तक होगा अपना बचाव करेंगे, क्योंकि 93,000 सैनिकों के होने के बावजूद भारतीय फौज के आगे सरेंडर करना कितनी बड़ी बुजदिली है, ये जनरल नियाजी से बेहतर और कौन समझ सकता है। तो फारिस भाई मुझे लगता है कि शायद आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि ये बातें शर्मिला बोस ने नहीं कही हैं। आप आलोक भाई का चेहरा देख रहे हो, मतलब कितना सेटिस्फाइंग है उनका चेहरा इस टाइम पे, है ना, एकदम संतुष्ट वाला चेहरा। बल्कि जनरल नियाजी ने कही है। और जनरल नियाजी ने ये झूठ क्यों बोला, इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सबूत मौजूद है। तो चलिए, क्या है वो सबूत जिसने जनरल नियाजी को भी अपनी किताब में झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। और मेरे इस वीडियो का ये सबसे बड़ा सबूत है, ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान की 93,000 के करीब फौज पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद थी और उन्होंने भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था। तो फारिस भाई, मेरा तुरुप का इक्का है ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक और उनकी किताब विटनेस टू सरेंडर, जिसका जिक्र मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था। सिद्दीक सलीक पाकिस्तान में पैदा हुए थे, फिर इन्होंने पत्रकारिता की और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में काम करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी सेना को ज्वाइन किया एज ए PRO यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, और वो साल 1970 में ढाका में पोस्टेड किए गए। 16 दिसंबर को जब सरेंडर हुआ तो सिद्दीक सलीक साहब भी यहीं पर थे और वो भी युद्धबंदी बने। 2 साल तक भारत में प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर रहे। फिर जब इन्हें भारत ने छोड़ा, पाकिस्तान वापस पहुंचे, तब उन्होंने ये किताब लिखी। जो पहला पन्ना है ना इसका, उस पर लिखा है टू द मेमोरी ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, यानी संयुक्त पाकिस्तान की याद में। इसमें पूरी डिटेल से उन्होंने बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान में हुआ क्या था। इसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, चाहे तो आप किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसका 23वां चैप्टर है सरेंडर, जो कि पेज नंबर 205 से शुरू होता है। लेकिन काम की जो बात लिखी है उन्होंने, वो है पेज नंबर 213 पर। इसमें उन्होंने जनरल नियाजी और उनके बीच सरेंडर के मुद्दे पर हुए सवाल जवाब को हूबहू लिखा है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसे हिंदी में बताता चलता हूं। देखिए, यहां पर जो हाईलाइट किया है इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सिद्दीक सलीक ने जनरल नियाजी को कहा, ढाका में जो कुछ भी बचा हुआ था उससे आप कुछ और दिनों तक जंग को खींच सकते थे। जनरल नियाजी ने जवाब दिया, किस लिए? इसके नतीजे में और ज्यादा मौत और बर्बादी होती। ढाका के नाले चौक हो जाते, लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी होती, नागरिक सुविधाएं तबाह हो चुकी होती, प्लेग और दूसरी बीमारियां फैल चुकी होती। तब भी नतीजा यही होता जो हुआ है। मैं 90,000 युद्धबंदियों को वेस्ट पाकिस्तान ले जाऊंगा, बजाय इसके
कि वहां 90,000 विधवाओं और 5 लाख अनाथों का सामना करूंगा। बलिदान इसके लायक नहीं था, अंत तब भी वही होता। फारिस भाई, जनरल नियाजी की इन बातों पर और 90,000 के आंकड़े पर गौर कीजिएगा। अगर वो 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की बात नहीं कर रहे होते तो वो 90,000 विधवाओं का जिक्र नहीं करते, क्योंकि 90,000 सैनिक मारे जाते तभी तो वेस्ट पाकिस्तान में उनकी 90,000 विधवाएं होती। अच्छा, इस पूरे वाकये का जिक्र ब्रिटिश पत्रकार और लेखक ओवेन बेनेट जोन्स ने अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में भी किया है। पूरा वाकया हू बहू छपा हुआ है, जिसमें जनरल नियाजी सिद्दीक सलीक से कहते हैं कि मैं 90,000 युद्धबंदियों को पश्चिमी पाकिस्तान ले जाऊंगा, बजाय इसके कि 90,000 विधवाओं और 5 लाख अनाथों का सामना करूंगा। देखिए, जनरल नियाजी जानते थे कि सिविलियंस का कत्लेआम भारतीय सेना नहीं करती। अरे, जब पकड़े गए 90,000 से ज्यादा सैनिकों का नहीं किया तो सिविलियंस का कत्ल भला क्यों किया जाता? और इस सबूत को काट पाना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि सिद्दीक 2 साल तक पाला है 90,000 लोगों को, इनफैक्ट 97,480 लोगों को। सलीक से बेहतर इस जंग को और कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो सेना में पीआरओ पर थे। सारी जानकारी उनके पास मौजूद थी। वो कभी गलत आंकड़ा पेश नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जनरल नियाजी के शब्द थे जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे। तो जाहिर सी बात है, अपनी डरपोक इमेज को छुपाने के लिए जनरल नियाजी ने अपनी किताब में झूठ लिखा। कितने बुज़दिल थे जनरल नियाजी, इसका भी खुलासा इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक ने किया है। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हां, ये किसने लिखा है? ये ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीक सलीक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल रऊफ फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो नियाजी साहब रोने लगे। तो फारिस भाई, आपके हर दावे का सबूत मैंने आपको दे दिया है कि पाकिस्तान में 90,000 से ज्यादा सैनिक उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में थे और उन्होंने सरेंडर किया था। अच्छा, अब इसके अलावा मेरे पास एक और सबूत है, लेकिन यह सबूत हिंदुस्तानी है। अब पता नहीं शायद उस पर आप कितना भरोसा करेंगे, लेकिन जिस शख्स ने यह बात कही है ना, उनका आपकी पाकिस्तानी सेना में भी बहुत बड़ा नाम है। उन्हें बहुत बड़ी इज्जत की नजरों से देखा जाता है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, उन्होंने पाकिस्तानी युद्धबंदियों की संख्या कितनी बताई थी, यह मैं आपको सुनवाता हूं उन्हीं की जुबानी। जब मैं ये 93,000 पाकिस्तान सिपाही और उनकी फैमिलीज वगैरह ले आया, तो फिर मेरी फर्ज थी कि उनको संभालना। तो मैंने उनको कैंप में लगाया। आपको एक किस्सा बताऊं। उनको मैंने जो कैंप में लगाया, 5,000 यहां, 4,000 यहां, 6,000 यहां, और मैं जाया करता था मिलने। मैं जब एक कैंप में गया तो वहां सब सूबेदार मेजर और सरदार थे। तो जब मैं गया, मैंने सूबेदार मेजर साहब, पाकिस्तान सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा, साहब मैं देख सकता हूं? आप कहते साहब देखे। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जानों से पूछता हूं, वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब, मच्छरदानी है, मच्छर नहीं। हाँ साहब, मैं लंगर में जा सकता हूं? तो लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे अपने करते, उससे मैं खाना टेस्ट कर सकता हूं। फिर लेट्रीन में गया, वहां पाकिस्तानी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया। उसने इनकार किया, मैं क्यों मेरे साथ हाथ भी नहीं मिलाएगा? तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ करेंगे। मैं कहा, आप सूबेदार मेजर साहब हैं, जो मर्जी है कहें। कहता
अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। फारिस भाई, जितने भी व्हाट अ मैन, व्हाट अ लेजेंड। सबूत मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, उन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाइए, उनको पढ़िए, उनका फैक्ट चेक करिए। और मुझे लग रहा है कि आप इस पर रिप्लाई वीडियो बनाएंगे तो बनाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ, सबूतों के साथ आइएगा। उन्होंने कहा तो है कि वो बनाएंगे, थोड़ा वक्त लेके रिसर्च करके वीडियो ज़रूर बनाएंगे, उन्होंने कहा है अपने वीडियो में। अब मुझे पता नहीं कि बनाया है कि नहीं उन्होंने। अगर वो बनाते हैं तो मुझे पता है आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। बिना सबूत के नहीं आएगा। और रही बात रिएक्शन चैनल की, फारिस भाई जो आपका है, तो मैं सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अमूमन रिएक्शन चैनल नहीं देखता हूं। वक्त की बहुत कमी होती है क्योंकि मेरे वीडियोस भी बनाने होते हैं। खुद का मेरा एक रिएक्शन चैनल है और दूसरा ऑफिस का भी काम है। लेकिन इस वीडियो के चक्कर में मैंने आपके कुछ रिएक्शंस वीडियोस देखे। आप काफी अच्छा रिएक्शन देते हो और अच्छी बातें कहते हो। और मैंने आपका वो 65 की जंग वाला भी रिएक्शन देखा है, जिसमें आप 65 की जंग पे आपने कमेंट किया है, उसमें हाशिम भी हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 65 की जंग पर भी मेरा वीडियो है सबूतों के साथ, और 71 की जंग पे भी है, 99 की जंग पर भी है, 84 में जो सियाचिन वाला हुआ था उस पर भी है, और भी बहुत सारे वीडियोस है मेरे, 48 की जंग पर भी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन वीडियोस को देखें और उन पर रिएक्ट ज़रूर करें, तभी आपको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और मुझे लगता है कि जब आप दर्शकों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे तो आपके बारे में भी, आपके विचारों के बारे में भी जानने का बहुत ज़्यादा हमें मौका मिलेगा। तो मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप मेरे उन वीडियोस पर रिएक्शन ज़रूर करें और अपने विचार उस पर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत सबूतों को जमा करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देश के कोने कोने तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ? डिफेंस डिटेक्टिव पर। और चलते चलते एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। तो भाई साहब, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है बड़े भाई का हमने। आप भी अगर आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल का आइकन जो है उसे दबाना मत भूलिएगा। तो भाई साहब, मुझे बहुत मज़ा आया। ये जब मैं देख रहा था ना वीडियो, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था बार बार कि ये दोनों वीडियो बनाने में आलोक भाई को कितना टाइम लगा होगा। बहुत डीप रिसर्च की उन्होंने, रिस्पेक्ट। और आपका कहना बहुत सही था, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे सचमुच बहुत मज़ा आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।